हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो एक ऐसी का सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन्स उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ के साथ जो एसिड है उसका रिटेन ज़्यादा होता है किसी भी रीजन की वजह से। बहुत सारे कॉजेज हमने उसमें डिस्कस किए थे, बहुत ही डेरिवेटिव तरीके से हमने उसको स्टडी किया था। तो नॉर्मली क्या होता है, बेस का रिटेंशन होने लग जाता है और एसिड का रिटेंशन होने लग जाता है और बेस का जो एक्सक्रिएशन है वो बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी। साथ में हमने पढ़ा था कि एनायन गैप होता है। तो एनायन गैप क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो नेगेटिव चार्जेस के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है आपका अनायन गैप। तो अनायन गैप है वो नॉर्मली कितना था, 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल था। लेकिन अगर ये एनायन गैप बढ़ता है, एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से एनायन गैप वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एनायन गैप भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यूएशन करते हैं स्टूडेंट। हमने ये पढ़ लिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो क्या होता है। एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या है, एनायन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एनायन गैप के ऊपर जो क्वेश्चन है वो जीएमसीएच 2016 के अंदर, जीएमसीएच की जो एग्जाम हुई थी 2016 या 2017 के अंदर, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अनायन गैप क्या होता है। अनायन गैप के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कॉजेज के बारे में डिस्कस किया था कि डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है वो किस तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड मतलब एस्प्रिन, कॉमन मेडिकेशन है। ठीक है, बहुत कॉमन मेडिकेशन है, ब्लड थिनर के रूप में दी जाती है आजकल जो भी कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उनके अंदर। ठीक है, हाई फैट डाइट है। ठीक है, इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, किडनी डिजीजेज हैं, डायरिया है। ये किस प्रकार से मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करे वो सारा कुछ हमने कल लास्ट की क्लास के अंदर स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा आज का नर्सिंग की ऊपर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन है उसकी इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट आप देखोगे कि इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस शॉर्ट में लिखा है डीएम। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, इंसुलिन है उसकी जो सप्लाई है, इंसुलिन की जो सप्लाई है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इंसुलिन की जो सप्लाई है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। इनसफिशिएंट इंसुलिन। ठीक है, इनसफिशिएंट इंसुलिन। अब इंसुलिन इनसफिशिएंट है तो उस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इनसफिशिएंट इंसुलिन है, फेट का डाइजेशन होगा, फेट का मेटाबॉलिज्म होगा, तो उस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो क्रिएट हो जाता है। और डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट हुआ है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, उस डायबिटीज मेलाइटस के अंदर उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है स्टूडेंट, ये बोला जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है, एक प्रकार का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इंसुलिन की वजह से हुआ है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट होती है, इस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाने की वजह से हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो क्या करती हैं, जो फेट सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो फेट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स एडिपोसाइट्स की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करके वो क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। लेकिन इस साइकिल में जिस फैट से जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है और साथ के साथ बहुत सारे एसिड बनते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, बॉडी के अंदर एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू उठा करके आपको नोट सेट के अंदर दिया जा सकता है। तो प्लीज़ इसको रेफर कीजिएगा, अच्छे से इसको नोट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असिस्मेंट। कि इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन कौन से सिस्टम से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें अराइज होते दिखते हैं, या फिर हमें कौन कौन से अपीयर साइन एंड सिम्टम्स है वो पेशेंट शो करता है। तो देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आप सब देख रहे हैं कि इनसफिशिएंट, नॉर्मली जो हम बात करें, ठीक है, तो एसिड का लेवल बढ़ चुका है तो बॉडी के पास, मतलब सीएनएस के पास, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। CO2 का जो CO2 है उसका रिटेंशन हो रहा होगा। ठीक है, उसका रिटेंशन हो रहा होता है, साथ के साथ एसिड है उसका लेवल, जो मेटाबॉलिक है एसिड का लेवल बढ़ चुका है, तो सीएनएस के पास क्या जा रहा है, एसिड जा रहा है।
ठीक है, सीएनएस के पास भी ब्लड जा रहा है, उसके अंदर क्या है, एसिड की जो पीएच है, जो पीएच है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रखी, डिक्रीज हो रखी है। पीएच डिक्रीज मतलब H प्लस आयन है वो क्या हो रखे हैं, इंक्रीज हो रखे हैं। तो ऐसा ब्लड जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, न्यूरोलॉजी की जो जो नर्व सिस्टम की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो पा रही। इस वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेथार्जिक देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन है, डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, हेडेक और कोमा देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आप याद रखिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिम्टम्स किसके लिए होते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, साथ के साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ग्लूकोज का, लेकिन ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, लेकिन सेल्स उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, बिकॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, उस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। लेकिन वहां पर एक कंडीशन क्रिएट हो रखी है, क्या हो रखी है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या करता है, पोलीयूरिया कोज कर देता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या करता है, पोलीयूरिया कोज करता है, पोलीयूरिया कोज कर देता है। और ये पोलीयूरिया की वजह से वहां पर आपको हाइपोटेंशन है, पोलीयूरिया हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका इम्बेलेंस होता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, डिसरेथीमिया हो सकता है। बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड है वो बाहर निकल चुका है, बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर कोल्ड एंड क्लैमी किन, कोल्ड एंड क्लैमी किन, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ये आपको देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। साथ ही साथ स्टूडेंट्स बताइए कि कोल्ड एंड क्लैमी स्किन किसका इंपॉर्टेंट साइन है, किसका इंपॉर्टेंट साइन है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। ठीक है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन अगर आप किसी पेशेंट को जाके टच कर रहे हो, उसकी स्किन कोल्ड एंड क्लैमी हो रखी है, ठीक है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, इसका मतलब है कि आपका पेशेंट किसमें, शॉक, शॉक की सिचुएशन के अंदर भी है। ठीक है, हो सकता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो, हाइपोवोलेमिक शॉक, हो सकता है वो कार्डियोजेनिक शॉक हो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो जीआई डिस्टर्बेंस मिलेगा हमें। जीआई डिस्टर्बेंस के अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स कि न्यूरोमस्कुलर मसल से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम और मसल से कंबाइन में न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम से कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है नॉर्मल अमाउंट के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए उससे ज्यादा हो चुका है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलीयूरिया हो रहा है। ठीक है, जो इंडिविजुअल पेशेंट हमारा उसके अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स सब वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली जो भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका कंप्लीट अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उससे पहले ही यूरिन पास आउट कर दिया जाता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बेलेंस के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली कैल्शियम हो सकता है, आपका पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, इनकी बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, और इस सिचुएशन के अंदर आपको मसल्स वीकनेस और सीजर्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये दोनों CA+ की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और कैल्शियम की डिफिशियंसी क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर मोस्ट कॉमन दो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन और टार्सल साइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन। रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन होता है, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन। और ये जो रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन है उसी को हम कहते हैं कुसुमल ब्रीथिंग, उसी को हम बोलते हैं कुसुमल ब्रीथिंग बोला जाता है। क्यों किया जाता है ये कुसुमल ब्रीथिंग, क्यों होती है, टू रिमूव CO2 एंड कंपनसेट
कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन उसको बढ़ा देती है, उसकी रेट और जो डेप्थ है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से CO2 बाहर जाती है, उसके साथ साथ H+ आयन भी बाहर जाते हैं। तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है रैपिड और डीप ब्रीथिंग के साथ साथ। और इसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है कि पेशेंट के अंदर कुसुमल ब्रीथिंग साइन है वो प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इन सिचुएशंस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है कि कैसे ये सिम्टम्स है वो अराइज हो रहे हैं, उनका रीजन क्या है, ठीक है, उनका कॉज ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवेंशन कि कौन कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं, उन इंटरवेंशंस को करके हम पेशेंट के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट साइन आपने देखा कि कुसुमल ब्रीथिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि पेशेंट के अंदर कुसुमल ब्रीथिंग हो रही है, कुसुमल ब्रीथिंग हो रही है। और ये कुसुमल ब्रीथिंग है, जो कुसुमल ब्रीथिंग है उसमें जैसे ही हम पेशेंट को देखें कुसुमल ब्रीथिंग चल रही है, और ये कुसुमल ब्रीथिंग में हमें क्या मिलेगा, पेशेंट के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी क्या कर रही है, CO2 को प्लस H+ आयन को क्या कर रही है, रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू उसको क्या कर रही है, बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हमें पेशेंट के अंदर असिस्ट कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं है, पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं है, ये भी हमें देखना है। साथ के साथ हमें पेशेंट का इनटेक आउटपुट मेंटेन करना पड़ेगा। इनटेक आउटपुट मेंटेन करने का मेन रीजन क्या है स्टूडेंट, इनटेक आउटपुट को मेंटेन करने का मेन रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रखा है। पॉलीयूरिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रखे हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलीयूरिया को मेंटेन या पॉलीयूरिया को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसी से हमें पता लगेगा। साथ के साथ क्या हो रखा है, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूमिया, क्योंकि पॉलीयूरिया के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होने की वजह से बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम है, वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीयूरिया को मॉनिटर करना होगा। पॉलीयूरिया को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक और आउटपुट चार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे ना, उससे क्या होगा, उससे हमें दो चीज़ों का पता लग जाएगा। उससे दो चीज़ों का, कौन कौन सी दो चीज़ों का पता लगेगा, उससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट के अंदर कितना आउटपुट बढ़ गया, ताकि उसके हम रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है, ताकि भाई इनटेक आउटपुट का मेन पर्पस क्या है, हमारा इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करने का हमारा जो मेन पर्पस है वो यही पर्पस है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनटेक आउटपुट अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमें पेशेंट की बॉडी से कितना फ्लूइड लॉस हुआ उसका आइडिया लगेगा, उसका हम एकदम करेक्ट आइडिया लगा पाएंगे कि भाई इतना अमाउंट है वो लॉस हुआ है। जितना अमाउंट लॉस हुआ है उसी कंपनसेट के लिए हम क्या कर देंगे, पेशेंट को इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कर देंगे। साथ के साथ हम क्या करेंगे, यूरिन के अंदर हम चेक करवाएंगे कि कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वो मॉनिटर कर सकते हैं। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन को हम ट्रीट करने के लिए पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम क्या कर देंगे, मॉनिटर करके इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो कि हमें करनी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर।